यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने इस खूबसूरत से सब्जेक्ट जिसका नाम है, यू बहुत छोटा हो गया ना, यू का ही तो वेटेज है कि नहीं। तो हम बात कर रहे हैं बिजनेस लॉ की, और इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि जो सबसे ब्रॉडर पिक्चर है वो इस वक्त हम लोग कवर की तरफ है। सबसे ब्रॉडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट हो गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट हो गया, एलएलपी सिंगल डे में हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म हो रहा है, तो सिर्फ पार्टनरशिप एक्ट बच रहा होगा। समझ रहे हो तुम रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना आसान होगा इसको समझना। आ जाओ। तो बिजनेस लॉ की हम लोग कर रहे हैं बात, और इसमें भी वो टॉपिक रिवाइज कर रहे हैं जिसका एग्जामिनेशन में वेटेज 22 मार्क्स का है। मैं डेली बेसिस पे आपको ये बता रहा होता हूँ। उसका रीजन है कि जब एग्जाम में जाओ 26 जून को तुम्हें पेपर मिले तो तुम्हें ऐसा कुछ नया ना लगे कि बड़ा ही नया है, इजी है ना। आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे साथ साथ लिखते रहोगे तो फील अच्छा आता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में लिखो डेली बेसिस पे कि आएंगे ही आएंगे, है ना। अगर आप वेटेज वाइज जाएंगे तो ए पार्ट सेक्शन, ये जो मैं लिख रहा हूँ आप इसको डेली लिखेंगे, अच्छा अच्छा फील होगा। ए पार्ट सेक्शन, पार्ट सी का सेक्शन, पार्ट ए का सेक्शन, ये रहेगा। नेचर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड डायरेक्ट क्वेश्चन दिखेगा। वेटेज वाइज अगर हम जाना चाहें, 4 नंबर, 7 नंबर, ठहर जाओ, नंबर उतने ही, कलर बदलना चाह रहा हूँ, है ना। 4 नंबर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, 7 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन, 6 नंबर का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एंड 5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन। तो आज हम जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं वहां से कहाँ कहाँ पर क्वेश्चन दिखते हैं उस पर बात करते हैं। एक यहाँ पर, ठीक है, या तो यहाँ दिख रहा होगा और या तो यहाँ दिख रहा होगा, मतलब तुम समझ रहे हो। एक ही क्वेश्चन। हाँ जी। ते हैं पहले प्रश्न से, और ये क्या है सुनिए, समझिए और मजे लीजिए। चलो जी, तो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन जरूर लिखिएगा कॉपी में। बहुत ब्रॉडर टॉपिक नहीं है, लेकिन क्वेश्चन लिखोगे तुम्हें याद रहेगा। क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें सिर्फ ये सोचना है कि क्या मेरे माइंड में आंसर है कि मैं 7 नंबर में से फ्रेम कर पाऊं, तो जवाब आएगा नहीं। मैं बता रहा हूं तुम्हें। आ जाओ पढ़ते हैं। एक्सप्लेन एग्रीमेंट सभी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, यहाँ थोड़ा सा इश्यू आएगा, लेकिन सवाल ये है व्हाट आर द एक्सेप्शन ऑफ सच एग्रीमेंट। इन एग्रीमेंट के जिनकी बात करते हैं रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, इनके एक्सेप्शंस क्या हैं। बड़ा सिंपल है। अगर आपने बिजनेस में गुडविल सेल कर दी, सुनना बहुत ध्यान से है ना, मेरे साथ लिख भी लो, फिर मैं भी एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लेना। जैसे आपने किया है सेल ऑफ गुडविल, आपने गुडविल बेच दी है बिजनेस की, और अब आप बोलते हैं हम फिर भी ये बिजनेस करेंगे, और वो आप इसको लेके कहते हैं कि नहीं, आप मुझे काम करने से नहीं रोक सकते बिजनेस की गुडविल बेच दी तो समझो बिजनेस बेच दिया, कोई सेकंड थॉट नहीं। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई ऐसा ट्रेड, जो मैं लिख रहा हूं आप उसे लिखते चले, अच्छा अच्छा फील आएगा। अगर कोई ऐसा ट्रेड कॉम्बिनेशन आपने ऑलरेडी सेट किया है फ्री कंसेंट के थ्रू कि हाँ ठीक है हम आगे ऐसा बिजनेस नहीं करेंगे तो भी चलेगा। और आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं पार्टनरशिप एक्ट की, और कुछ ऐसा पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट हो रखा है ना, आपस में है डिसाइडेड कि हाँ ठीक है, तो अगर तुम आउटगोइंग पार्टनर हो, बोल रिटायरमेंट ले रहे हो, तो हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो आपके बिजनेस से रिलेटेड या एसोसिएटेड हो। 3 पॉइंट हो गए। अभी मैं इन सारे पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा। मैं क्या बता रहा हूं आपको, एक्सेप्शन, क्योंकि ये आंसर फ्रेम करना थोड़ा सा इशू होता है ना। अगला पॉइंट नेगेटिव स्टिपुलेशन, अगला पॉइंट लिखिए, नेगेटिव स्टिपुलेशन, ये लिखते रहना है, ठीक है। ये किस में होता है जनाब, ये होता है सर्विसेज में, जहां पर आप जाते हैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया जाता है कि हाँ तुम अगले 5 साल कहीं और काम नहीं करोगे, ये सब ऐसा करके, है ना। आगे बढ़ो। सोल सेलिंग एग्रीमेंट, जहां पर सिंगल ट्रेडर है, सोल ट्रेडर है, एजेंट है, और वो एक एग्रीमेंट कर ले रहा है। लाइव चैट ऑन कर रहे, ईमानदारी से बताना कितने लोगों ने इतने एक्सेप्शन सच में उनके माइंड में थे और वो पेपर में लिख के आते अगर ये क्वेश्चन 7 नंबर में आ जाता। लाइव चैट ऑन, मुझे ईमानदारी से आंसर बताइए, कितने लोग के माइंड में एक्सेप्शन में ये सारे पॉइंट थे कि लिख के आते, अरे कोई लोड नहीं है, 5 नंबर यहाँ से मिलता, 2 नंबर इसकी डेफिनेशन मिलता, 7 नंबर चीर के लिए आते, कोई लोड ही नहीं जीवन में। तो आप एक न्यू क्वेश्चन सीरीज का पार्ट बन रहे हैं, समझ रहे हैं, जहां पर आप सिर्फ ये नहीं जानेंगे वॉइड एग्रीमेंट ये होता है, इंस्टेड ऑफ आप ये जानोगे कि उस वॉइड एग्रीमेंट की नन्हे से टॉपिक से कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। लाइव चैट देखिए, मजा आएगा आपको, है ना। हाँ जी, तो मेजोरिटी लिख रही है नो सर, नो सर, नो सर। थोड़ा सा इशू आया था स्क्रीन पे बट वापस आ गया हूँ। नो सर, नो सर, नो सर, कोई दिक्कत नहीं, अब आप समझ गए। अब एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, ठीक है। हाँ, नहीं क्वेश्चन छोड़ भी नहीं पाते ना बेटा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा अगर
तो 7 नंबर में है अगर, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है, जहां पर एलएलपी का भी एक ही क्वेश्चन रहता है 5 नंबर में, कैसे छोड़ेंगे उसको। बच्चे एक दूसरे की हेल्प करने में बहुत बिलीव रखते हैं, पढ़ लो, ऐसे हेल्प हेल्प होती रहेगी, है ना। क्योंकि बच्चा जब खुद एफर्ट मारेगा तब और ज्यादा चीजें निकल के आएंगी। शुरुआत करते हैं, चलिए। तो ये आपने लिख लिए 5 पॉइंट, अब एक एक करके एक्सप्लेनेशन को ब्रेक डाउन करते हैं। सवाल ये था, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड होता क्या है, पहले वो बता देंगे, यहां तक चले। फिर हम बात करेंगे व्हाट आर देयर एक्सेप्शंस, इनके एक्सेप्शंस क्या है। तो चलिए एक एक करके ब्रेक करते हैं, ध्यान से सुनना है, कान से तो सभी सुनते हैं नहीं। शुरू करते हैं, चलिए। और जो आपको लगे कीवर्ड मिल गया, क्रक्स पॉइंट आ गया, वो लिख लेना, पूरा छापने मत बैठना, कोई बेनिफिट नहीं उसका। चलो, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये बनी हेडिंग सेक्शन 27 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में है। आगे बढ़ते हैं। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, एवरी एग्रीमेंट बाय विच, भाई आप किसी को काम करने से रोक रहे हो, रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, बिजनेस करने से रोक रहे हो, इसी एग्रीमेंट को, इसको हम बोलते हैं वॉइड है। सिंपल है ना, आज आगे पढ़ो। बाय विच एनी वन इज रिस्ट्रेंड फ्रॉम एक्सरसाइजिंग लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड और बिजनेस ऑफ एनी काइंड, किसी तरह का बिजनेस कोई नहीं कर सकता, किसी तरह का कोई प्रोफेशन नहीं कर सकता, किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकता लॉफुली। अगर आप इसके लिए एक एग्रीमेंट बना रहे हो तो बेसिकली आप रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कर रहे हो, आप उसको काम करने से मना करने के लिए, काम करने से रोकने के लिए एग्रीमेंट साइन करवा रहे हो। ईमानदारी से बताओ, क्या वो फ्री कंसेंट में कर रहा होगा? सोचो कि क्या अगला व्यक्ति अपने फ्री कंसेंट में, अपने दिमाग से वो साइन कर रहा होगा, हाँ मैं आगे काम नहीं करूंगा? पॉसिबल है क्या? जवाब है नहीं। तो अगर आप किसी को लॉफुली काम करने से रोक रहे हैं, अगर ऐसा है तो वो एग्रीमेंट वॉइड है, लॉफुली, है ना। टू दैट एक्सटेंट वॉइड, ये सबको समझ आ चुका होगा कि हाँ जी, अगर आप किसी को काम करने से, बिजनेस करने से, प्रोफेशन करने से, ट्रेड करने से लॉफुली रोकते हैं तो वो वॉइड है। लेकिन क्या बात यहीं तक है? नहीं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आ जाइए। Public policy requires that every man shall be at liberty to work for himself and shall not be at liberty to deprive himself of the fruit of his labor skill or talent by any contract that he enter into. The Constitution of India guarantee freedom of trade. Constitution of India क्या बोल रहा है कि हर व्यक्ति को काम करने की फ्रीडम है। सबको समझ आ रहा है ना? ऐसी काम कर रही रह रह के सबको काम करने की फ्रीडम है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खुद कहता है। अब लेकिन सवाल ये है, टू दैट एक्सटेंट कहां तक ये फ्रीडम होगी, इस पर बात कर लेते हैं। इट मीन दैट ओनली दैट पोर्शन ऑफ द एग्रीमेंट, ओनली दैट पोर्शन ऑफ द एग्रीमेंट इज वॉइड, एग्रीमेंट का सिर्फ वो पोर्शन ही वॉइड है विच इज रिस्ट्रिक्टिव, जहां पर आप रोक रहे हैं किसी को। आगे बढ़ जाओ। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वैलिड इन द फॉलोइंग केस। अब हम अभी तक हमने ये सीखा कि एग्रीमेंट ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का मतलब क्या है, आप किसी और पर्सन को लॉफुली उसके प्रोफेशन, उसकी जॉब, उसके ट्रेड को करने से रोक रहे हैं, और अगर ऐसा है तो वो एग्रीमेंट वॉइड है। फिर हमने ये भी जाना कि जो एग्रीमेंट वॉइड है उसका वही पोर्शन वॉइड है जहां पर आप किसी को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो ये समझ आ गया कि रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड जो है वो वॉइड होता है, ऐसा एग्रीमेंट। क्लियर है? अब हम बोल रहे हैं कि लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के तो होते हैं बट वो वैलिड है, इसका मतलब वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड के एक्सेप्शंस बन जाएंगे। अब आइए समझते हैं। सबसे पहला जो लिखा है, इसको शॉर्ट वर्ड में एक्सप्लेनेशन में करना आप, हाँ। सेल ऑफ गुडविल। सोचिए जरा, अगर आपने किसी को अपने बिजनेस की गुडविल मतलब नाम बेच दिया और आप कहते हो हम भी यही काम करेंगे, तो नाम बेचा कहां फिर आपने ना? गुडविल क्या है? गुडविल इज नथिंग मोर देन द प्रोबेबिलिटी दैट द ओल्ड कस्टमर, ओल्ड मतलब आपका बिजनेस भी ओल्ड है, एग्जिस्ट कर रहा है, दैट द ओल्ड कस्टमर विल रिजॉर्ट टू द ओल्ड प्लेस, कि पुराने कस्टमर पुरानी दुकान पर ही जाएं, यही गुडविल होती है। तो अगर हम इसको ऐसे देख रहे हैं, द सेलर ऑफ द गुडविल ऑफ अ बिजनेस कैन बी रिस्ट्रेन्ड फ्रॉम कैरिंग ऑन, अगर आपने अपने बिजनेस की गुडविल सेल कर दी तो आपको रोका जाएगा सिमिलर बिजनेस करने से, है ना। आगे पढ़ो, आगे पढ़ते चलो। विद स्पेसिफाइड लोकल लिमिट, उस लोकल लिमिट में आपको रोका जाएगा। आगे, सो लॉन्ग एज द बायर और हिज सक्सेसर इन इंटरेस्ट कैरी ऑन अ सिमिलर बिजनेस प्रोवाइडेड द रिस्ट्रेंट इज रीजनेबल इन पॉइंट ऑफ टाइम एंड प्लेस। अब आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ी जो क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में आई, और आप लाइक कि कर देंगे। हमें बस ये देखना है कि क्या उस पूरे कंटेक्स्ट में कहीं गुडविल सेल करने की बात करी क्या, ऐसे ढूंढना पड़ेगा। अगर सेल ऑफ गुडविल बोला है तो जो एग्रीमेंट है वो वैलिड होगा, वॉइड नहीं होगा। दूसरा पॉइंट पकड़िए, ये पार्टनरशिप एक्ट के फ्रेमिंग में बोला गया है।
चलो ध्यान देना, जो पॉइंट्स आपको ब्लू कलर में सारे लिख लीजिएगा, ठीक है। पार्टनर्स का एग्रीमेंट समझते हैं। पार्टनर्स कंपीटिंग बिजनेस, अ पार्टनर ऑफ अ फर्म मे बी रिस्ट्रेन्ड, मे बी उसको रोका जा सकता है फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स अ पार्टनर। जब तक आप पार्टनरशिप एक्ट में हमारे फर्म के पार्टनर हैं तब तक आप सेम नेचर का बिजनेस नहीं कर सकते। और आप इस बात की दुहाई दें छाती पीट के, अरे रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड है, नहीं चलेगा सर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, नहीं चलेगा। आप पार्टनरशिप में आए हो ना, पार्टनरशिप में आने का पर्पस क्या है कि हमारा जो एक कलेक्टिव गोल है वो प्रॉफिट अर्न करना है फर्म के नाम से। अब आप बोलते हो यही काम हम भी कर लेंगे, ऐसे थोड़ी चलेगा। आगे बढ़ जाओ। राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, जो पार्टनर बाहर जा रहा है मतलब रिटायर हो रहा है, उसकी राइट्स क्या है? अ पार्टनर मे एग्री विद हिज पार्टनर दैट ऑन अ सीजिंग टू बी अ पार्टनर ही विल नॉट कैरी ऑन अ सिमिलर बिजनेस विद इन, ये ध्यान रखना, स्पेसिफाइड पीरियड और विद इन स्पेसिफाइड लोकल लिमिट। अब आपने बहुत सुनना बहुत ध्यान से है, ये छोटे छोटे वर्ड लिख लो, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, स्पेसिफाइड लिमिट, ये लोकल एरिया। इसका मतलब क्या है? आपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पढ़ी, बड़ा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में कुछ पार्टनर्स के नाम दिए गए, उनको सबको आपने समझा, आखिर में ये बोलते हैं कि यहाँ पर एक पार्टनर रिटायर हो रहा है या फिर एक्सपेल्ड हो रहा है, दोनों ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहा है या तो उसको कंपलसरी हम रिटायर कर निकल भाग यहाँ से, है ना, कि नहीं रख रहे उसको पार्टनर। उस पर भी हम एक एग्रीमेंट करेंगे कि जब आपका एक्सपल्शन हो रहा है, जब आपका रिटायरमेंट हो रहा है, एक स्पेसिफिक टाइम तक आप अपना खुद का काम नहीं कर सकते, समझ गए? या फिर एक स्पेसिफिक लिमिट में आप अपना काम नहीं कर सकते। तो आप ये नहीं बोल सकते कि ये एग्रीमेंट तो वॉइड है, ये एग्रीमेंट वैलिड रहेगा। आगे बढ़ जाते हैं। पार्टनर सिमिलर बिजनेस ऑन अ डिसोल्यूशन, अगर फर्म आपकी डिसॉल्व हो रही है, अगेन बात सेम है, एक स्पेसिफिक लिमिट, एक स्पेसिफिक एरिया, स्पेसिफिक टाइम तक आप सेम बिजनेस नहीं कर सकते। अगला, एन एग्रीमेंट बिटवीन एनी पार्टनर एंड द बायर ऑफ द फर्म गुडविल, अगेन बात वही, अगर आपने फर्म की गुडविल ले ली मतलब आपने सेल ऑफ गुडविल कर दी, अगेन आप एक स्पेसिफिक लिमिट तक वही काम नहीं कर सकते। लाइव चैट ऑन कर रहे हैं, सबको याद हो गया कि नहीं बताओ फटाफट से। इसमें पार्टनरशिप वाले में मेजॉरिटी कंटेक्स्ट क्या निकल के आया है? स्पेसिफिक लोकल एरिया लिमिट और स्पेसिफाइड टाइम, जो एग्रीमेंट में लिखा होगा आप उस वक्त तक काम नहीं कर सकते। और ये जो एग्रीमेंट है रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का, ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड का एक्सेप्शनल केस है। सभी को क्लियर है क्या? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो सबको समझ में आ गया? अभी दो तीन और बताने मुझे, टेंशन ना लीजिएगा, है ना। चलो जी, अब लाइव चैट को ऑफ करते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अरे आप नहीं सोचेंगे, हम तो बताएंगे, आपको सोचना है। यार अभी तक 1000 बच्चों ने लाइव अपनी प्रेजेंट नहीं लगाई ना, कमाल है जी। हम्म, अब समझना, अगला अगला पॉइंट समझो। अगला पॉइंट हमारे पास है ट्रेड कॉम्बिनेशन, है ना, ध्यान से समझो, बहुत ही ध्यान से समझो। हेडिंग सारी पढ़ते जाओ और इसका जो मेजर कंटेक्स्ट है उसको शॉर्ट में नोट कर लेना। अगर आप ट्रेड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, है ना, जहां पर आप किसी को रोक नहीं रहे, तो वो तो वैलिड है, पढ़ के चेक करो। एन एग्रीमेंट द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विच इज टू रेगुलेट बिजनेस एंड नॉट टू रिस्ट्रेन इट, कैसा रहेगा? वैलिड है। दस, एन एग्रीमेंट इन द नेचर ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन, जहां पर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं बिटवीन ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर नॉट टू सेल देयर गुड्स बिलो अ सर्टेन प्राइस। कल एक क्वेश्चन हमने किया था, याद होगा, प्रीवियस ईयर पेपर में भी वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई थी, इसी एक कंसेप्ट के ऊपर है। क्या कह रहे हैं कि बिलो प्राइस पे आप सेल नहीं कर सकते, टू पूल प्रॉफिट और आउटपुट एंड टू डिवाइड द सेम इन एग्रीड प्रोपोर्शन डज नॉट अमाउंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। अगर एक रिटेलर रिटेलर और मैन्युफैक्चरर के बीच एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड कॉम्बिनेशन, कि धंधा करने का कॉम्बिनेशन में एक एग्रीमेंट करते हैं। मैन्युफैक्चरर बोलते हैं तुम इसको इस प्राइस पॉइंट से नीचे पे नहीं सेल कर सकते, तो वो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड तो कर ही रहा है कि इससे कम पे तुम नहीं बेच पाओ। भाई ट्रेडिंग का मतलब क्या है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड ना, हमारा मन हम चाहे जिस पे बेचें। बट मैन्युफैक्चर रिटेलर का ये एग्रीमेंट हो रहा है कि इस प्राइस पॉइंट से नीचे पे नहीं बेच सकते तुम। बात ठीक है, तो ये भी वैलिड है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन, नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट। अब यहाँ पे अगेन इस पर बेस्ड एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑलरेडी आ चुकी है, जहां पर ये बोला गया है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो अपने जो उसके अंदर में आर्टिकलशिप कर रहा है उसके साथ वो ऐसा कर रहा है कि 2 साल का एग्रीमेंट करा ले रहा है। पढ़ो, नेगेटिव स्टिपुलेशन इन सर्विस एग्रीमेंट, एन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस बाय विच अ पर्सन बाइंड हिमसेल्फ, खुद को बाइंड कर रहा है ना,
जबरदस्ती थोड़ी हो रही है। ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द एग्रीमेंट नॉट टू टेक सर्विस विद एनी एल्स, कहीं और सर्विस लेने वाला है, इज नॉट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लॉफुल प्रोफेशन एंड इज वैलिड। क्या बात समझे? बट an agreement of service which seeks to restrict the freedom of occupation for some period, time period बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, after the termination of service is void। अब इसी एक कंटेक्स्ट में दो चीज निकल गई। पहला बोलते हैं कि आपने कहीं जॉब स्टार्ट करी, आपका जो आपका एम्प्लॉयर है, आप एम्प्लॉय हैं, वो एम्प्लॉयर है जॉब देने वाला, ठीक है, वो कहता है भाई साहब ऐसा है, आप अगले 2 साल तक किसी और के लिए काम नहीं करेंगे, क्या आप रेडी हैं? आदमी का यस। तो ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड थोड़ी है। बट अब यहां समझने की लाइन हमारे पास आती है, क्या बोला गया? बट एन एग्रीमेंट ऑफ सर्विस विच सीक्स टू रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन फॉर सम पीरियड, अब यहां पे एक शब्द है आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज, मतलब आपकी जॉब खत्म हो चुकी है और एक टाइम पीरियड भी खत्म हो चुका है, वो 30 डेज 90 डेज का हो सकता है, उसके बाद आप कहीं ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसा जो बड़ी कंपनियां हैं वो करती हैं कि अगर आप उनके यहाँ से जॉब छोड़ रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि विद इन एक स्पेसिफिक लिमिट होगी, उसके अंडर में आप कहीं ज्वाइन नहीं कर सकते। उनका एक टर्म एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट साइन कर दो कि आप 3 साल कहीं नहीं जा सकते, 5 साल कहीं नहीं जा सकते। समझ रहे हो ना इस बात को? आखिरी में बढ़ते हैं, आखिरी पॉइंट हमारे पास है, आ जाओ जी आ जाओ, सोल सेलिंग एजेंट एग्रीमेंट। अब इसकी तो शक्ल से पता चल रहा है सोल सेलिंग, ये पॉइंट नंबर 3 का रिफ्लेक्शन है, पढ़ो जरा। एन एग्रीमेंट बिटवीन मैन्युफैक्चरर and sole selling agent in which the sole selling agent agree not to deal with the goods of any other manufacturer, such restraint in trade is binding और वैलिड है। समझाता हूं, आप एक स्पेसिफिक शोरूम पे गए, ठीक है, एक फैक्ट्री आउटलेट पे आप जाते हैं, ध्यान से सुनना, फैक्ट्री आउटलेट पे गए, एग्जाम्पल के लिए वो एडिडास का फैक्ट्री आउटलेट है, तो वहां पर आपको सिर्फ एडिडास के ही शूज दिखेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर सोल सेलिंग एजेंट एग्रीमेंट हुआ है कि आप सिर्फ और सिर्फ आपने फ्रेंचाइजी जिसकी ली है, आप प्रोडक्ट उसी का सेल कर पाओगे। लाइव चैट ऑन हो रहा है, बताओ जरा सारे पॉइंट क्लियर है क्या? तो मेरे भाई अब ये जो हमने 5 पॉइंट करे, पांचों में से अगर कोई एक पॉइंट उठा के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बना रहे तो भी तुम्हें सोल्यूशन पता है। अगर क्वेश्चन डायरेक्ट बोला है भैया रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड क्या है, उसके एक्सेप्शन बताओ, तो भी 7 नंबर के लिए तुम्हें पता है, एग्जामिनर घुमा नहीं पाएगा। ओके रिपोर्ट, बहुत ही बढ़िया। तो ये एक क्वेश्चन जो बहुत ही नया था बट स्टिल आपको आ गया है, ये खुशी की बात है। आगे बढ़ जाते हैं, वाह जी वाह। ओके चलिए, तो लाइव चैट को ऑफ करें, अगला क्वेश्चन भी आप लोग लिखेंगे, क्वेश्चन लिखते रहना है क्योंकि वो ना आपके पास टेबल कंटेंट होता है, हाँ इतना पढ़ा मैंने। इसमें बोलते सर आप 2 to 4 में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है। यार यही एक सोल पर्पस था दोपहर 2 बजे सेशन रखने का, मैं भी आराम कर सकता था बट मैं कहता ना यार काम करेंगे ना, क्या ही लोड लेना है। तो दोपहर 2 बजे आप इतने फ्रेश रहने चाहिए कि जब एग्जामिनेशन सेंटर में भी जाओ तो उसी एटीट्यूड के साथ जाओ, ये नहीं कि अरे 2 बजे ये वाला तो क्लियर है इस बात करनी, अरे 2 बज गया यार अब नींद आ रही है यार, थोड़ा सा बस बस 15 मिनट रेस्ट करेंगे बस। अगर दिमाग बॉडी 15 मिनट के रेस्ट पर है तो दिमाग अगले 1 घंटे नहीं काम करता है। तुम समझ रहे हो इस बात को? दिमाग उस प्रोडक्टिव मोड में जा ही नहीं पाता है। और ऐसे है तुम इतने अटेंटिव हो कि पेपर है, ओए होए पेपर आ गया, अरे यार क्वेश्चन नंबर 1 का ए बाई कॉन्ट्रैक्टेड की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, अरे मजा आ गया, ये तो आता है अपने को। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट है अबे भाई कॉन्ट्रैक्ट एड का डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, अरे भाई चीड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6, ये फील होना चाहिए तुम्हारे अंदर कि भाई ये तो अरे उड़ जाएगा, कोई लोड ही नहीं है। और पता लगा एकदम सोते पहुंचे, अरे दादा बहुत बहुत पढ़ना पड़ रहा है, तकलीफ कितनी बड़ी होगी सोचो, है कि नहीं? हाँ चलो जी, दिमाग आधे घंटे शांत रहेगा, हाँ, अगर बॉडी आधे घंटे शांत रहेगी तो दिमाग 1 घंटे शांत रहेगा। तो इसलिए चलो अब लाइव चैट ऑफ कर दो। मेरा थैंक यू एंड थैंक्स फॉर योर वाचिंग, मेरा बढ़िया। लोग कहते हैं ऐसे एनर्जेटिक कैसे, अरे कहते हैं स्टूडेंट इतने शानदार मिल रखे हैं भाई। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे, बड़ा ही खूबसूरत टॉपिक है वेजरिंग एग्रीमेंट। देखो इसकी ना एक स्पेशलिटी है एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। लाइव चैट ऑफ कर दें,
फोकस 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 सामने रखेंगे, लाइव चैट ऑफ, एकदम ताबड़तोड़ दिमाग लेके आ जाओ। ये क्या बोलते हैं समझना, कहते जी पैसा देंगे, समझना, ये कह रहे हैं जी पैसा देंगे कोई दिक्कत ना है, लेकिन एक व्यक्ति है, समझिएगा, व्यक्ति का कलर बदल ले, है ना, प्रोफेशनल बना दे इसको, ब्लू कलर डाल के, एक व्यक्ति है, ओहो हो, ये कहता है पैसा तो हम देंगे, कोई टेंशन नहीं पैसे की, पैसा दे देंगे, बट कंडीशन क्या है, किसी दूसरे को, लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि एक हैपनिंग होनी चाहिए या फिर नॉन हैपनिंग होनी चाहिए, या तो होना चाहिए या तो नहीं होना चाहिए। अरे किस बारे में बात हो रही सर, फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट के बारे में, किस बारे में बात हो रही है, फ्यूचर के अनसर्टेन इवेंट के बारे में। अब तुम इसको भूल के दिखा दो तो बताएं हम तुम्हें, ये मैं तुम्हारे दिमाग में से एग्जाम तक जाएगी, एक व्यक्ति है, वो किसी दूसरे व्यक्ति को, अ पर्सन रेडी टू पे टू अनदर पर्सन ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट इज कॉल्ड वेजरिंग एग्रीमेंट। खत्म, सोल्यूशन देखें क्या, फिर कैरेक्टरिस्टिक्स उसी के बेसिस पे डिसाइड कर देंगे हम लोग। टेंशन लेनी नहीं भाई, लोड नहीं लेना, जीवन में बड़े सुकून के साथ चीजें हो जाएंगी। मेंटली प्रिपेयर्ड रहो, मेंटली स्ट्रांग रहो, ठीक है। आ जाओ, देखो जरा क्या लिखा है। ओके, अ वेजर इज एन एग्रीमेंट बाय विच मनी इज पेबल बाय, ओहो हो, अपना प्रोफेशनल आदमी है तो, बाय वन पर्सन टू अनदर ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट। समझ आ रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेजरिंग एग्रीमेंट। मतलब यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, देखेंगे एक व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा देने के लिए रेडी है, कंडीशन क्या है कि वो इवेंट फ्यूचर में अनसर्टेन होना चाहिए, उस काम के होने और ना होने की पॉसिबिलिटी दोनों होनी चाहिए। आ जाओ समझते हैं। जैसे कोई बच्चा 5 दिन में सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाएगा, अगर ये ऐसी प्रॉमिसिंग चीजें चल रही हैं, है ना, कि तुम 5 दिन पढ़ो और बेटा तुम सीए कर जाओगे, याद आता है। हाँ, तो लाइव चैट ऑन मुझे बताएं, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को यह कह रहा है कि तुम सिर्फ 5 दिन पढ़ के सीए फाउंडेशन निकाल सकते हो, तो बेसिकली पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्या कर रहा है, कौन सा काइंड ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है, बताओ एग्रीमेंट का टाइप क्या है, समझ रहे हो ना तुम। एक एग्रीमेंट है बाय विच मनी, बस पैसा यहां पे नहीं आ रहा है ना, वन पर्सन टू अनदर ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, हो सकता है तुम हो जाओ, अगर तुमने पहले भी पढ़ा होगा तो, और हो सकता है तुम बहुत एफर्ट मार दो, और नॉन हैपनिंग भी है, हो सकता है तुम ना हो। तो हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट, रिजल्ट साला जुलाई अगस्त में आएगा, भाई जून एंड में पेपर दोगे, 45 डेज बाद रिजल्ट आता है, इसमें भी वीडियो खूब आएंगे, टेंशन ना लेना, है ना। सीए फाउंडेशन रिजल्ट डिक्लेयर्ड, ब्रेकिंग न्यूज। अब तुम सोच अरे साला डिक्लेयर हो गया, हमको तो पता ही नहीं था। इसे एडमिट कार्ड कई बार डिक्लेयर हुआ, जबकि इंस्टीट्यूट बोलता है बिफोर एग्जामिनेशन 40 डेज, 14 डेज, 14 दिन लगते हैं, है ना, एग्जाम से ठीक 14 दिन पहले हुआ था, अब 24 को पेपर था तो 10 को आएगा, so सिंपल। बट एडमिट कार्ड अनाउंस, ब्रेकिंग न्यूज। अब तुमको लग रहा है अरे बाबा, हम ही को नहीं पता जीवन में एडमिट कार्ड आ गया, अरे साला पेपर हमको देना है, तुम टेंशन में घूम रहे हो एकदम, है ना, ब्रेकिंग ब्रेकिंग करके तुम्ही को ब्रेक कर देना, साइकोलॉजिकल ब्रेकिंग है ये, है ना, ऐसा ब्लैक ब्रेक लगा रहे तुम समझ नहीं पा रहे हो जीवन में क्या हो रहा है तुम्हारे। तो इसलिए थोड़ा ब्रेकिंग न्यूज से दूर रहा करो। अगर आप मेरे से जानना चाहते हो कि मैं न्यूज वगैरह में कितना बिलीव रखता हूँ, मैं सीए कम्युनिटी की न्यूज की बात नहीं कर रहा, मैं इन जनरल में बात कर रहा हूँ, मैं नहीं देखता हूँ, क्योंकि ऐसे लोग हैं आसपास जो बताए थे अरे पता ये चल रहा है हमको, अच्छा ठीक है, आपको बस ये देखना है कि उसका अपने ऊपर इम्पैक्ट कितना आता है, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़े, तो आपको समझ में आ गया वेजिंग एग्रीमेंट में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पेमेंट करने की बात कर रहा है, पैसा पे करने की बात कर रहा है, अगर एक ऐसा फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट है जिसके हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों के चांसेस हैं, तो इसी के बेस पे हम कैरेक्टर डिसाइड करेंगे, इसका इसका कैरेक्टर डिसाइड करेंगे आज, है ना। आ जाओ शुरू करते हैं। द कंसिडरेशन बोले तो इसकी बात कर रहे हैं मनी पेमेंट की, फॉर द प्रोमिसी अंडर अ वेजिंग एग्रीमेंट इज टू पे और गेट मनी। कंसिडरेशन कैसा, या तो पैसा हम देंगे या तो पैसा लेंगे, बताओ आज बारिश होगी कि नहीं होगी, अगर बारिश हुई तो इतना देंगे, नहीं तो तुम हमको इतना दे देना, ये जहाज डूबेगा नहीं डूबेगा, अगर ये डूबेगा तो तुम हमको देना, नहीं डूबे तो हम तुमको देंगे, ऐसा चल रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द मनी इज पेबल ऑन द हैपनिंग और द नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, द एग्रीमेंट डिपेंड ऑन अ फ्यूचर एंड, देखो इसी से सब बाहर आएगा, अनसर्टेन इवेंट
द एसेंस ऑफ वेजरिंग इज दैट वन पार्टी जीतेगी, अदर पार्टी हारेगी। भाई हैपनिंग होगी तो जीत गए, नॉन हैपनिंग तो हार गए, इतनी सी बात है। आगे बढ़ जाओ। द वेजिंग एग्रीमेंट, नो पार्टी हैज कंट्रोल ओवर द इवेंट। अरे लिखा है ना, अनसर्टेन इवेंट, तो कंट्रोल कहां से होगा। आगे बढ़ते हैं। पार्टीज हैव नो इंटरेस्ट, जहाज के डूबने में इंटरेस्ट ना है, बारिश के होने में इंटरेस्ट ना है, अरे पैसे में इंटरेस्ट है भाई, लिखा है मनी इज पेबल। द पार्टीज हैज नो इंटरेस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट अदर देन विनिंग और लूजिंग। बताओ याद हुआ कि नहीं। तुमको याद क्या करना था, डेफिनेशन जो तुम्हें बता दी कि एक व्यक्ति, लाइव चैट ऑन कर रहा हूं, बताओ याद हुआ कि नहीं। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा देने के लिए रेडी है। कंडीशन क्या है कि एक इवेंट है फ्यूचर का जो कि अनसर्टेन है, उसकी हैपनिंग और नॉन हैपनिंग दोनों के चांसेस हैं, तो हम बोलते हैं भाई साहब ये वेजरिंग एग्रीमेंट है। अगर प्रॉपर्टीज की बात करें तो कंसिडरेशन पे भी हो सकता है और रिसीव भी हो सकता है कि नहीं। इवेंट फ्यूचर का होगा, अनसर्टेन होगा, ठीक बात है कि नहीं। किसी पार्टी को इवेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, विनिंग लूजिंग में इंटरेस्ट हो रखा है। और जो वेजरिंग का ये है ना, ये फ्यूचर का इवेंट होगा और अनसर्टेन होगा। मतलब ये याद करो, ये बना दो। समझ गए क्या सब लोग। बहुत ही बढ़िया। अच्छा। ओके जी, आगे बढ़े। चलिए लाइव चैट को ऑफ करते हैं, वापस से आगे बढ़ते हैं। ये हमेशा याद रखें कि आप अपनी जर्नी में 1000 से ज़्यादा बच्चों ने लाइव प्रेजेंस लगा दिए, बहुत बढ़िया। ये हमेशा याद रखें कि आप अपनी ऑक्यूपेशनल जर्नी में, अपनी मनी अर्निंग की जर्नी में एक बात का हमेशा ख्याल रखेंगे जीवन में, कि आपको बिजनेस साइकिल का वो ग्राफ जीना है। पता होने से मतलब नहीं, जीना है। आप ट्रफ से शुरू करेंगे, सभी करते हैं, ठीक है। मतलब मेजोरिटी ट्रफ से शुरू करती है, जहाँ कुछ नहीं होता वहां से शुरू करेंगे। एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा समय बिताएंगे, क्योंकि वहां पे आइडिया, एग्जीक्यूशन, इंफॉर्मेशन सब लगेगी। कॉम्पिटिटर्स को देखना होगा, सब कुछ करना होगा, तो एक्सपेंशन में सबसे ज्यादा समय लगाएंगे। पीक पे नहीं पहुंचेंगे चलेगा, कोई लोड नहीं, क्योंकि पीक के बाद कॉन्ट्रैक्शन ही आता है। और अपना जीवन एक्सपेंशन और पीक के बीच बेहतर तरीके से, कभी कभी पीक पहुंच के फिर से एक्सपेंशन पे आके फिर से पीक पे, ऐसे ऐसे चलाएंगे। और अगर कभी गलती से एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, एक्सटर्नल रीजन की वजह से, या फिर इंटरनल किसी बेकार आदमी की वजह से या बेकार रीजन की वजह से अगर आप एक्सपेंशन के थ्रू पीक पर पहुंचे, कॉन्ट्रैक्शन में गए भी, तो भी आपको रिकवरी पता होगी कैसे करते, क्योंकि आपने एक्सपेंशन को जिया होगा, सिर्फ इमेज नहीं देखी होगी। बेटा इसको रट लो, पेपर में आएगा, ठीक है। आज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ध्यान से पढ़ेंगे मजा आता है। ओके, what is the exceptional case when agreement similar to wagering agreement are not treated as void। अब देखो यार, जैसा हम बोलते हैं कि हम देख रहे हैं कि हाँ ये चीज हो रही है, लोग बोलते हैं कि क्या तुम अपनी जिंदगी से परेशान हो, कि अभी तक तो नहीं थे लेकिन तुमने बता दिया अब हो जाएंगे, है ना, तो तुम ये कर सकते हो, है ना। तो सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे साथ लिखिए। अगर आप शेयर्स में पैसा लगा रहे हैं तो है तो वेजरिंग ही, है कि नहीं, नहीं है कि नहीं बताओ। फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट है क्या, हाँ। हैपनिंग नॉन हैपनिंग है क्या, हाँ। पैसा जीत भी सकते हो, हार भी सकते हो, ये हो रहा है। कंपनी और आपके बीच में एक एग्रीमेंट भी हो रहा है, तो ये एग्रीमेंट कैसा है, वेजरिंग है। बट क्या ये वॉइड है क्या, तो जवाब है नहीं। आप शेयर के लिए कर रहे हैं तो ये डेफिनेटली वैलिड है। एक पॉइंट आपने ये लिख लिया और समझ भी लिया। अच्छा दूसरा, लिखो लिखो लिखो। गेम ऑफ स्किल, आप एक गेम खेलने जा रहे हैं और उसके लिए आपने एक पार्टी से करा कि भाई साहब ऐसा है कि चलो एग्रीमेंट करते हैं। तो अगर आपने ये कर रखा है तो सोचिए, आप उसमें हार भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं, बट क्या ये वॉइड हो जाएगा, वैलिड होगा। अच्छा एक और उठाइए, एक और उठाइए, लीजिए ना लीजिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, है तो ये भी वेजरिंग, कि अगर तुम टूट भी सकते हो, फट भी सकते हो, नहीं भी फट सकते हो, दोनों कंडीशन अवेलेबल है। फ्यूचर में ही होगा, प्रेजेंट में तो फ्यूचर में हो रहा है, अनसर्टेन इवेंट है, तो ये वेजरिंग है। इंश्योरेंस कंपनी यही तो बोलती है कि अगर सर आप फ्यूचर में फट जाएंगे, ऊपर वाला ना करे, बट अगर आप नहीं रहे, हला बैठे बैठे सामने मार दिया अगले दिन, है ना। कहते ऊपर वाला ना करे, बट सोचिए सर अगर आप नहीं रहे तो इंश्योरेंस कंपनी हमारी आपकी फैमिली को इतना दे रही होगी, पैसा पे करने की बात कर रहे हैं, अगर आप नहीं रहे, नहीं रहे
मतलब फ्यूचर का अनसर्टेन इवेंट है, पेमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो ये है तो वेजरिंग ही, बट क्या ये वॉइड है क्या? तो जवाब आया मतलब बोले तो ये भी क्या है, वैलिड है। तुम समझते चलो, मतलब यहाँ पे क्या है ना, ये जो पॉइंट लिख रहे हो तुम्हारे दिमाग में तो धड़ 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 जलना चाहिए। अगला उठाइए, 3 हो गए, चौथा उठाओ। स्पेकुलेशन, हॉर्स रेस आ रही, कार रेस आ रही, Formula 1 रेस आई थी ना। अब वहां पर कुछ लोग पैसे लगा रहे थे, ऑब्वियस सी बात है कि जीत गई तो इतना, हार गए तो लॉस में, मतलब विनिंग लूजिंग आर अवेलेबल। या समझ रहे तुम, विनिंग लूजिंग अवेलेबल है, इवेंट अनसर्टेन है, हैपनिंग नॉन हैपनिंग दोनों अवेलेबल है, इवेंट फ्यूचर का है, अभी तो रेस स्टार्ट हो रही है, अभी तो दौड़ेंगे फिर देखेंगे क्या हो रहा है, सब अवेलेबल तो है तो वेजरिंग। बट क्या ये वॉइड हो जाएगा क्या? तो जवाब आया वैलिड होगा, है कि नहीं? एक और उठाते हैं, कितने लिखे, 4, पांचों करते हैं। स्टेचरी एक्सेप्शन, अब ये भी एक एक्सेप्शनल केस बन जाता है कि अगर आप स्टेज की मीटिंग कर पा रहे हैं, कुछ ऐसा है ना कि भाई हम एक प्राइज दे रहे होंगे। रुको लाइव चैट ऑन करते हैं, जल्दी बताओ, एक एक ओवरव्यू माइंड में आया कि इसके आंसर क्या क्या हो सकते हैं, फिर अभी मैं आंसर दिखाऊंगा। लाइव चैट ऑन, फटाफट से बताओ। भाई कुछ ऐसा हो रहा है कि आप ये बोल रहे हैं कि अगर ये घोड़ा जीतेगा, ये कार जीतेगी, तो हम तुमको इतना पैसा देंगे। विनिंग लूजिंग अवेलेबल है, यस। फ्यूचर का इवेंट है, यस। अनसर्टेन है, यस। हैपनिंग नहीं हैपनिंग है, हाँ हाँ है ना? अरे ये तो टाइट है कि नहीं? सफेदी सी चमकार। बताओ जरा, समझ में आ गया क्या सबको? इतना ही है यार, अभी उड़ा देंगे, टेंशन ना लो। पहले आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि हाँ हम बात क्या कर रहे हैं। ठीक है जी, जल्दी से बताइए, क्या क्लैरिटी हुई कि भाई ये सब जो हमने लिखे, इनके नेचर में आपको वेजिंग एग्रीमेंट ऐसे ऐसे ठप्पा लगा दे दिमाग में, सब याद हो जाएगा, है ना? कि वेजिंग एग्रीमेंट में एक पार्टी दूसरी पार्टी को पेमेंट करने को रेडी है, एक बात। विनिंग लूजिंग है, दो बात। हैपनिंग नॉन हैपनिंग है, इवेंट फ्यूचर में अनसर्टन है। तो ये सब प्रॉपर्टीज इनमें है, लेकिन वेजिंग एग्रीमेंट बाय डिफॉल्ट वॉइड होता है। लेकिन ये सब एक्सेप्शनल केस बन जाते हैं। अब सोचो जरा, क्वेश्चन बनता है डिफाइन वेजिंग एग्रीमेंट, मेंशन इट्स एक्सेप्शंस, तो 7 नंबर में चला गया क्वेश्चन, या फिर 5 नंबर में चला गया, तो आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे। ठीक है, टेंशन, अरे हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, ये तो भी हमने आपको बस एक ओवरव्यू दे दिया है ना। ओके, लाइव चैट ऑफ करते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं। ब्रेकिंग, आप सीख रहे हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स, जिसमें आप सीख रहे हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया कंटेंट। तुम समझ रहे हो ना? हाँ, हम लोग सिखा रहे हैं इसको। स्टेज के एक्सेप्शन अभी अरे सारे बताऊंगा, कैसी टेंशन लेते हो, आ जाओ। हाँ जी, समझिए। What is the exceptional case where agreements similar to waging agreement are not void? Not void का मतलब valid। अगर मैं ये कहता हूं कि तुम पागल नहीं हो, इसका मतलब, समझे तुम? बच्चा कहता है हम ही को काहे लपेट लेते हैं, अरे तुम ही हो हमारे पास, और कौन है यहाँ पे? शुरू करते हैं यार, पहला टॉपिक शेयर्स। समझते चलना, क्या बोलते हैं ये, मतलब इट हैज बीन हेल्ड दैट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन आर नॉट वेजर, ये वेजर नहीं है, प्रॉपर्टी सब मिलेंगी। शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन इन विच देयर इज अ क्लियर इंटेंशन ऑफ टू गिव एंड टेक डिलीवरी शेयर, जहां पर मिलना और खोना दोनों अवेलेबल है, वो वैलिड है। गेम ऑफ स्किल, प्राइज एंड कॉम्पिटिशन विच आर गेम ऑफ स्किल, एग्जाम्पल पिक्चर पजल्स, athletic competition, an agreement to enter into a wrestling contest in which the winner was to be rewarded by the whole of the sale proceed of tickets and the party falling to appear on that day would have to forfeit। समझ आ रहा है? एक जो जीतेगा उसको सारा पैसा मिलेगा, जो हारे उसको कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सिचुएशन गेम ऑफ स्किल की, और ये वैलिड है। और उठाइए, अब सारे समझिए, जल्दबाजी है नहीं। Statutory exception, an agreement to contribute to the payment of a prize of the value ₹500 or upward to the winners of a horse race is valid। कहते हैं जी हम कंट्रीब्यूट करेंगे जो भी विनर होगा उसमें। दिस इज स्टेचुटरी एक्सेप्शन लेड डाउन इन सेक्शन 30। ये क्या हो रहा है, ये कह रहे हैं कि हॉर्स विनिंग हो रही है, उसमें जो जीतेगा उसका प्राइस ये है, और एक बंदा बोलता है कि जो जीतेगा उसके लिए हम ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्टेचुटरी एक्सेप्शन बोलते हैं इसको, वैलिड है।
आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, इसकी शकल से पता लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट अ वेजिंग एग्रीमेंट। और अभी आप ये देखोगे प्रॉपर्टीज तो मैच कर रही है, बट ये वेजिंग, अगर वेजिंग हो जाते तो वॉइड ही हो जाते फिर। एक और उठाइए, एन एग्रीमेंट टू परचेज अ लॉटरी अथॉरिटी बाई अथराइज्ड बाई गवर्नमेंट इज वैलिड। अगर आपने लॉटरी ली है जहां से गवर्नमेंट अथराइज कर रही है तो वैलिड है ना। और आगे बढ़े, ये वाला आपको लिखना था, मैंने 5 पॉइंट लिखा था ना। स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन, शकल से पता चल रहा है वेजरिंग ट्रांजेक्शन्स आर वॉइड। जो वेजरिंग होते हैं वो तो वाइड होते हैं, बट स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन आर जनरली वैलिड। कैसे समझते हैं। हाउएवर समटाइम्स difficult to distinguish between speculative and wagering, but speculative transaction essentially must have two elements। इसको याद रखिएगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम बनेगा, बहुत मस्त लिख के आओगे। जो वेजरिंग है उसमें आपको पता है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है। स्पेकुलेटिव में 2 एलिमेंट एसेंशियल हैं। पहला देखिए, म्यूचुअल इंटेंशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज टू एक्वायर और डिलीवर एज द केस मे बी द कमोडिटीज। पहला तो कमोडिटीज पे आ गया, या तो लेंगे या तो दे रहे होंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं, अंडरटेकिंग ऑफ रिस्क arising from movement in prices। A wager on the other hand postulates only the इनकरिंग ऑफ रिस्क। उसको कैसा है, जो रिस्क इन्वॉल्व है उसके बारे में बात करनी। यहाँ कैसा है, जो बोलते पैसा मिल रहा होगा, हमारा फोकस वहां है। अगर आप देखो यहाँ पर पैसे की बात करी जा रही, कमोडिटीज की बात करी जा रही। वेजिंग एग्रीमेंट में क्या था, क्या रिस्क इन्वॉल्व है मुद्दा नहीं, हमें बस ये बताओ प्राइस क्या है, प्रॉफिट क्या है, अनसर्टेनिटी इवेंट के बाद मिलने वाला पैसा क्या है। वहां पर कॉन्ट्रैक्ट का प्रोडक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में इंटरेस्ट कुछ नहीं था वेजरिंग में। और स्पेकुलेटिव में जो ट्रांजेक्शन आपके हो रहे हैं इन बिटवीन कमोडिटीज, इन बिटवीन द रिस्क, सब में इन्वॉल्वमेंट है। चलिए अब आएंगे हम लोग अगले प्रश्न पर। ये हमने ऑलरेडी सीखा है बट कुछ जरूरी एलिमेंट है इसलिए अलग कर दिया इसको। एक्सप्लेन एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग। क्वेश्चन जो लिखते हैं ना, 5 नंबर बिल्कुल हो सकता है अमृत, बिल्कुल हो सकता है 5 नंबर का सवाल। लाइव चैट ऑफ है, आ जाओ जी आ जाओ। समझते हैं। अब ये नन्हा सा सवाल है तो इसको डायरेक्ट ना पूछ के इसी पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाती है, मैं आज आपको करके भी दिखाऊंगा ना। आइए समझते हैं। लीगल प्रोसीडिंग में अगर आप रिस्ट्रेंट कर रहे हैं, बाधाएं बना रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं, तो क्या होगा समझते हैं यार। सेक्शन 28 क्या बोल रहा है। सबसे पहले तो ये उठा लीजिए ऐसे एग्रीमेंट क्या होंगे, वॉइड होंगे। 3 टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट दैट रिस्ट्रेंट द पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट टू टेक रिसोर्स टू लीगल प्रोसीडिंग। एक एक करके लॉक करते हैं। सबसे पहला देखिए, एग्रीमेंट दैट आउट्स द जुडिक्शन ऑफ कोर्ट in trying the legal dispute and absolutely restrict a party from enforcing his legal rights। कुछ लीगल डिस्प्यूट्स हैं और आप एक पार्टी मिलते कहते हैं गोली लगा देंगे, है ना, आना नहीं तुम कोर्ट में, आज उठा लेंगे। क्या क्या कर रहे हो, लीगल प्रोसीडिंग रोक रहे हो। और अगर ये है तो फिर जो आप ये कर रही हो वॉइड है। एक और उठाइए, एग्रीमेंट दैट कर्टल द पीरियड ऑफ लिमिटेशन एंड प्रिस्क्राइब अ शॉर्टर पीरियड देन द प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ। अगर लॉ ने बोला है कि इसमें इस टाइम पीरियड में इतना, इस वर्क में इतना टाइम पीरियड लगेगा, और आप कहते हैं जल्दी निपटा दो नहीं तो अगली पार्टी के पास सबूत आ जाएंगे, काम खराब हो जाएगा, तो आप बेसिकली लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेंट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोर्ट का टाइम है कि वो कोर्ट 3 घंटे चलेगी आज, तो आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप एक विक्टिम पार्टी हो तो आपको लगता है शायद मैं हार जाऊंगा, तो आप पहुंचे, जज साहब आज 15 मिनट में निपटा दो, अगली पार्टी आ ही ना पाए। जैसे आपने जब बॉलीवुड मूवीज देखी तो आपने एक चीज रियलाइज की होगी, कोर्ट का बंदा ऐसे उठा के ऑर्डर ऑर्डर करने जा ही रहा है, जज साहब मैं बताऊंगा क्या हुआ था उस दिन। तुमने देखा है ये है बॉलीवुड, एकदम एंड मोमेंट पे ही आ जाते हैं। और क्योंकि ये इतने दिनों से कर रहे हैं कि लोगों को पता लग गया कि इसमें क्या होगा। और जब तुमको ये पता लग जाता है कि हीरो अभी आना बाकी है ना, लाइव चैट ऑन किया, तुमको याद है नहीं मोमेंट कैसा होता था। जो प्रोसीडिंग है उतना समय पूरा लगेगा, लीगल प्रोसीडिंग को आप रोक नहीं सकते कि नहीं जल्दी निपटा दो हीरो ना आ जाए। तब तक अचानक से आता है, जज साहब मैं सबूत लेके आया हूँ, है ना। जज साहब रियलिटी में ऐसा नहीं होता कि कोई जज साहब ओ जज साहब, अरे अरे जज साहब ठहरो, आए हैं हम बताएंगे, कहते इसको पहले साले को अंदर करो, है ना। तो तुमको समझना होगा कि भाई साहब
कुछ ऐसे मोमेंट हमारे पास अवेलेबल रहेंगे जहां पर आपकी जो टाइम पीरियड है वो पूरा यूटिलाइज होगा। ठीक है जी, ओके रिपोर्ट है। एक बच्चा डिफरेंस ही पूछे पड़ा है, अरे बहुत आगे जाओगे। आओ लाइव चैट ऑफ कर दे, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। टेंशन ना लो तुम। सर आज खत्म हो जाएगा आई क्या? हाँ तुम कर देना, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम थोड़ी करेंगे। खत्म तो 1 घंटे में भी हो जाता है, और खत्म तो खत्म हो गया इन कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे भी हो जाता है, लेकिन पढ़ाना पड़ेगा ना यार। अगला देखिए, एग्रीमेंट दैट प्रोवाइड फॉर फ्यूचर वेवर एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ द लीगल राइट्स itself if no action is commenced within the period stipulated by the agreement। आपने जो टाइम पीरियड बताया उसके अंडर में नहीं आ रहा, तो आप बेसिकली लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेंड नहीं कर रहे हैं। शॉर्ट एंड सिंपल करते हैं इन बातों को, सारी बातों को शॉर्ट करते हैं। आप अगर कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो जुडिक्शन के खिलाफ है, लीगल प्रोसीडिंग के खिलाफ है, तो वो काम जो आप कर रहे हैं, जो एग्रीमेंट आप कर रहे हैं, वो वॉइड है। ठीक है, आ जाओ अगला प्रश्न उठाएंगे। इसके एक्सेप्शंस क्या हैं फटाफट से देख लेंगे। सर्टेन एक्सेप्शंस टू द अबव रूल में बी नोटेड। पहला, अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच द पार्टी एग्री दैट एनी डिस्प्यूट बिटवीन देम, जो उन दोनों के बीच डिस्प्यूट है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सेबिट, किसी भी बारे में है, शैल बी रिफर्ड टू arbitration and that only the amount awarded in such arbitration shall be recoverable is a valid contract। इसका मतलब क्या है? अगर जो दिन दो पार्टीज के बीच डिस्प्यूट है, यहाँ लीगल प्रोसीडिंग आ ही नहीं रही, वो दो पार्टी फ्री कंसेंट में ही एग्री कर जाते हैं कि ठीक है जो भी अमाउंट हो रहा है हम आपस में सेटल कर लेते हैं, कोर्ट क्यों पहुंचना है ना, काहे वकील साहब की फीस देंगे, आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। अगर फीस ज़्यादा बड़ी लग रही है, सेटलमेंट अमाउंट छोटा है, तो सिर्फ सम्मान पे बात आ गई, तो आपस में सेटल कर लिया अगर, तो ये वैलिड हो जाएगा। दूसरा, a clause in a contract or agreement imposing partial restriction on the right to legal proceeding would be valid enforceable। अगर कोई पार्शियल रिस्ट्रिक्शन है, तो जो पार्शियल पोर्शन रिस्ट्रिक्ट हो रहा है वो वैलिड हो जाए, वो वॉइड हो जाएगा, और जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है वो वैलिड रहेगा। हाँ जी, अगला प्रश्न बड़ा ही प्यारा, बिकॉज ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो काफी हद तक सिमिलर लगते हैं, है ना, तो आपको समझना होगा कि यार यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है जी, शुरू करें। हेडिंग बना लीजिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजरिंग एग्रीमेंट। जल ग्रहण करने का समय दीजिए, सेकंड ले, आप तब तक पढ़ते रहिए इसको, है ना। हम्म, चलो जी, बात करते हैं यार कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस एंड वेजिंग। देखो, इंश्योरेंस की जब भी हम बात करेंगे, इसका ना सीधा सा कंसेप्ट है, आप प्रीमियम एक सर्टेन अमाउंट पे करेंगे और किसी कैजुअलिटी पर आपको पैसा मिलेगा। यहां ऐसा कुछ नहीं है, यहां सिंपली एक गैम्बलिंग टाइप चल रहा है कि चलो बताओ ये होगा। उसने कहा था अगर हो गया तो तुम इतने पैसे ले लेना, नहीं हुआ था हम इतने पैसे ले लेंगे, ये है। तो यहाँ बेसिकली गैम्बलिंग चल रही है, लेकिन यहाँ पर एक प्रीमियम हर बार पे कर रहे हो कि अगर कुछ हुआ तो संभाल लेना यार, है ना। आगे बढ़ते हैं, चेक करते हैं। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू इंडेमनीफाई द लॉस, जो लॉस हो रहा है उसको इंडेमनीफाई करने की बात करी जा रही है। बट वेजिंग एग्रीमेंट में आपने क्या सीखा है, यहाँ विनिंग लूजिंग दोनों चलेगी, यहाँ पर हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट की बात करी जाती है। यहाँ पर कोई ऐसा सीन ही नहीं कि नहीं तुम्हारा लॉस होगा तो हम देख लेंगे। यहाँ कहते हैं तुमको लॉस होगा तो अच्छी बात है, हमको विनिंग हो जाएगी। यहाँ तो दोनों पार्टी विन विन सिचुएशन जा रही है। अगला बढ़ो, कंसिडरेशन। यहाँ कोई कंसिडरेशन नहीं है, क्योंकि एक पार्टी अगर जीती तो उसको पैसा मिल जाएगा और एक हार जाएगी, मतलब किसी को भी पैसा मिल सकता है। बट यहाँ क्या है, द क्रक्स ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज अ म्यूचुअल कंसिडरेशन। म्यूचुअल क्यों है? बिकॉज प्रीमियम आप पे करेंगे, कोई लॉस हुआ तो कंपनसेशन कंपनी पे करेगी, तो दोनों पार्टी के लिए कुछ ना कुछ कंसिडरेशन अवेलेबल है। बट यहाँ देर इज जस्ट गैम्बलिंग फॉर मनी, ये बस पैसे के लिए खेल रहे हैं। आगे बढ़ो, इंश्योरेबल इंटरेस्ट, इनका कोई है क्या? कोई ना प्रॉपर्टी है ना कोई इंटरेस्ट है, क्योंकि ये कहते हैं हारा जीता देखा जाएगा, इवेंट से ही मतलब नहीं ना। यहाँ तो अपनी जान पे बनाइए, क्यों नहीं मतलब होगा। द इंश्योर्ड पार्टी हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द लाइफ और प्रॉपर्टी वॉट टू बी इंश्योर्ड। जो भी उसने अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस लिया, हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, लाइफ इंश्योरेंस ले रखा है, तो उसको अपनी लाइफ की टेंशन है। प्रॉपर्टी है कार का, बाइक का इंश्योरेंस, भाई कार ठुक गई,
तो जो प्रीमियम वो दे रहा था उसे एक इंटरेस्ट है कि नहीं उसमें, कि हम प्रीमियम दे रहे थे, अब अगर हमें लॉस हुआ है, कार ठुकी है, तो इसका कंपनसेशन हम क्लेम कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या बोलेगा, एक्सेप्ट फॉर लाइफ इंश्योरेंस, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में ऐसा होता है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इंडेमनिफाई द इंश्योर्ड पर्सन अगेंस्ट लॉस। लॉस अगेंस्ट में इंडेमनिफाई करता है, पता करता है क्या सिचुएशन कैसी हो गई। यहाँ क्या सीन है भाई, लूजर हैज टू पे द फिक्स्ड अमाउंट, जो लूज कर रहा है वो एक फिक्स अमाउंट पे करेगा ऑन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट, कुछ ऐसा हुआ तो उसे पैसा देना पड़ेगा। तो इन बातों से पता लगता है कि भाई जो ये इन्फोर्सिबिलिटी है इसकी वैलिड है। क्यों, एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए किन चीजों का होना जरूरी है, एक कॉमर्शियल एग्रीमेंट का, क्या इसमें है, जवाब है हाँ। एक कंसिडरेशन, क्या क्या दोनों पार्टी के अपने अपने कंसिडरेशन है, एक पार्टी कहती है हम प्रीमियम देंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए प्रीमियम कंसिडरेशन है, और जो पार्टी है, जो पर्सन है जो इंश्योरेंस ले रहा है, अगर उसको कोई लॉस होता है तो कंपनी कंपनसेशन देगी, तो इसके लिए कंपनसेशन आपका कंसिडरेशन हो गया, कंसिडरेशन है हाँ है। तीसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्ट्रैक्ट बनाने की, वो है इन्फोर्सिबिलिटी बाई लॉ, मतलब इंटेंशन टू क्रिएट, बोलो ना, लीगल रिलेशनशिप। अभी सिचुएशन में हो क्या रहा है, जब एक पर्सन प्रीमियम पे कर रहा है तो उसका एक इंटेंशन है या नहीं है कि अगर कभी कार ठुकी तो हम क्लेम ले लेंगे, है ना इंटेंशन, तो ये वैलिड हो जाएगा। यहाँ देखेंगे, है ना, आबरा कडाबरा छू देख लेंगे, अगर जीत गए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर ट्राई करेंगे, ये तो नशा है भाई। तो ये वैलिड होगा, लेकिन ये वॉइड हो जाएगा। अगला, प्रीमियम, कैलकुलेशन ऑफ प्रीमियम इज बेस्ड ऑन द साइंटिफिक एंड एक्चुअल कैलकुलेशन रिस्क। भाई ये रिस्क कितना इन्वॉल्व है, आप 1 करोड़ का टर्म प्लान लेंगे तो पैसा प्रीमियम कम दे रहे हैं, 5 करोड़ का प्रीमियम ज्यादा, 10 करोड़ का प्रीमियम और ज्यादा, सिंपल बात है, यही तो बढ़िया है। और यहाँ कोई लॉजिकल कैलकुलेशन नहीं है, ये डिपेंड करता है कि जो दो लोग शर्त लगा रहे हैं उनकी पॉकेट क्या अलाउ करती है। अगर तुम पे है ही 100 100 रुपए तो बातें करोड़ों की हो जाएंगी, लेकिन निकलेगा तो साला 50 रुपए ही, है ना, कि चलो 50 की शर्त लगाई। तुमने भी शर्त लगाई होगी कभी न कभी। लाइव चैट ऑन करते हैं, याद होगा नहीं बताना। वेजरिंग वॉइड, कंडीशन या फिर इंश्योरेंस वैलिड। वेजरिंग में प्रीमियम कैलकुलेट नहीं होता, कोई लॉजिक ही नहीं है ना, और कंटेंट में प्रीमियम कैलकुलेट हो जाता है। हम्म, ये सोसाइटी के लिए घातक है, आए दिन लोग लगा रहे हैं, है ना। कहता है अब बता भाई तेरा, अब तू लूडो खेल, आजकल तो नया ट्रेंड है, बहुत सालों से, जब से कोविड लग रखा था तब से ही चल रहा था, लूडो खेलने, कहते हैं जो जीता वो इतना देगा, जो हारा वो इतना लेगा, ऐसा चल रहा है। कहते हैं अगर हार गए तुम इतना पैसा देना, ठीक, कहे हाँ ठीक, चलो शुरू करो। इसी चौराहे चौराहे पे चल रहा है, अलग ही सीन हो रखा है भाई। इतने खाली हैं लोग, उस खाली समय में अगर आप अपनी किसी एक स्किल को, एक इंडिविजुअल स्किल को मास्टर कर ले, तो भाई साहब पैसा गड्डियों में छापते आप। लेकिन ना, आदत ही खराब हो रखी है। और ये फ्यूचर कहते हैं, आज ये प्लेयर छक्का मारेगा, तुम्हारा क्या कंट्रोल है उसमें। कंट्रोल द थिंग्स विच यू कैन कंट्रोल, अदरवाइज लीव इट। इतना इजी है समझना इसको। समझ गए क्या सब लोग, बहुत ही बढ़िया। ओके जी। एक भाई आईपीएल में इतना परेशान है, लाइव चैट में कहता है सर आईपीएल जीतेगा, आईपीएल ये जीतेगा, हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ। क्या हो गया जी, कहाँ से क्या खरीद लिया, कोर्स आपने वहां से लिया, पढ़े यहाँ से रहे, मुबारक हो आपको। बधाई भी हो आपको। अच्छा कर रहे हैं सब लोग, अच्छा कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, तो ये जो है ना इंश्योरेंस वाला, ये सोसाइटी के लिए वेलफेयर है, सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल। क्यों, क्योंकि आपको ये रिस्क से थोड़ा सा बाहर निकाल रहा है, ये नशा डाल रहा है ना, अगेंस्ट द पब्लिक वेलफेयर। हर आदमी सोचेगा लाओ ऐसा करके पैसा कमा लेते हैं। तो जनाब पहला सवाल आपके सामने है, अब कम समय में सेशन खत्म होने वाला है, तो आइए इस उत्सव को मनाते हैं, है ना, कि भाई तगड़ा, अभी 1 घंटे भी नहीं टॉपिक हमारा उड़ रहा है। लाइव चैट ऑन किया रहा, सवाल ताबड़तोड़ तरीके से पढ़े, और मुझे सिर्फ इसके पीछे कंसेप्ट बता दीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। पढ़िए। एक्स एग्री टू बिकम एन असिस्टेंट फॉर 2 years टू वाई हु वाज अ पार्टिसिपेटिंग चार्ट, ये प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका है, चार्ट अकाउंटेंट एट जोधपुर। इट वाज आल्सो एग्रीड दैट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ एग्रीमेंट एक्स विल नॉट प्रैक्टिस एज अ चार्ट अकाउंटेंट ऑन हिज ओन अकाउंट, अपने अकाउंट पे नहीं प्रैक्टिस करेगा, विद इन 20 किलोमीटर्स ऑफ द ऑफिस ऑफ वाई एट जोधपुर।
एट द एंड ऑफ 1 ईयर, 2 साल का एग्रीमेंट था, एट द एंड ऑफ 1 ईयर एक्स लेफ्ट द वन असिस्टेंटशिप ऑफ वाई, लेफ्ट कर दिया, एंड स्टार्टेड प्रैक्टिस ऑन हिज ओन अकाउंट विद इन द सेड एरिया ऑफ 20 किलोमीटर्स। क्या होगा यहां पर बताइए, जल्दी जल्दी बोलो, क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है? नेगेटिव स्टिपुलेशन, ये बात तो ये भाई साहब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था कि चाचा 2 साल तक तुम ना कर पाओगे। ये सस्ते अकाउंटेंट हैं, इनको लगा कि हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, गलत जगह से पढ़ लिया तुमने, क्योंकि उसमें साफ शब्द में कहा गया है कि नेगेटिव स्टिपुलेशन जैसी सिचुएशन है जहां पर आपको बोला गया भाई साहब एक सेड, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, उसने बोला 2 साल, है ना, 2 साल, और स्पेसिफिक लोकल एरिया इसने बोला 20 किलोमीटर में काम नहीं करना, और ये वैलिड है। और अगर तुम फिर भी किए तो भाई साहब लपेट दिए जाओगे। अब सब समझ गए क्या? सब क्लियर है? यस, ये एक्सेप्शनल केस। अब देखो तुम पावर देखो कंसेप्ट की, कंसेप्ट तुमने सीखा, क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन तुमने दो चीज ढूंढ ली, स्पेसिफाइड टाइम लिमिट और स्पेसिफिक एरिया लिमिट, कितने किलो। अब तुम जब पेपर में भी देखोगे ना, यू लाइक कि भाई सीटीसी वाले हैं, इतना बड़ा कर दो चाहे इतना बड़ा कर दो, कुछ मानने फर्क ना पड़े, वो दो चीज ढूंढूंगा मैं। क्या स्पेसिफिक टाइम लिमिट है? यहाँ पे 2 साल थी, उसने 1 साल बाद ही काम चालू कर दिया। क्या वो स्पेसिफिक लिमिट एरिया भी है? हाँ, 20 किलोमीटर था, वो 20 किलोमीटर के अंदर में ही चालू हो गया। ऐसे कैसे चलेगा? आगे बढ़ते हैं। हाँ, सोल्यूशन आप देख लीजिए प्लीज, सोल्यूशन देखिए। पहली बात तो वैलिड है, वैलिड है, इन्फोर्सिबल है। क्यों? रिस्ट्रिक्शन कंटेन इन द सर्विस एग्रीमेंट वेयर आर द एम्प्लॉय एग्री नॉट टू कैरी ऑन द सिमिलर सर्विस ऑन हिज ओन फॉर एनीवन एल्स ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट इज वैलिड एंड नॉट ट्रीटेड एज रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। इसको ट्रीट नहीं करेंगे, क्या है? एक्सेप्शन टू एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। The restriction of X not to carry his own practice during the period of the employment was valid। चलिए जी, अगला प्रश्न लेते हैं। हाँ भाई, क्वेश्चन है, उड़ाओ और आंसर बताओ। 7 नंबर लिख के आंसर करिएगा, बहुत ही बढ़िया। 7 नंबर लिखकर आंसर करना। हर दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा जब विनय सिंह क्लास ले रहे होंगे तब नहीं, ये तो मुद्दा ही नहीं है, जब तुम डेली बेसिस पे पढ़ रहे होगे तब। अगर तुम रेगुलर हो, और ये जो हम आज छठे दिन में है ना इस डीआरएस में, डीआरएस की खूबसूरती है कि बच्चे को खुद से मिलाता है कि हाँ यार पढ़ा जा सकता है यार, हाँ यार मैं भी 14-15 घंटे बैठ सकता हूँ यार। ये है इसका अचीवमेंट जो बहुत वक्त से हो रहा है, और आपने भी फील कर लिया होगा 6 दिनों में। अगर आप जेन्युइन बच्चे हैं, जो सच में आप तो हैं ही क्योंकि आप बैठे हैं लाइव, बट जो नहीं उन पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है यार। चलो जी, क्वेश्चन पढ़ो फटाफट से। क्या बोलता है क्वेश्चन? कह रहा है जी, सर्वे सेल द गुडविल ऑफ। अब तुमने ढूंढ लिया कहते भाई साहब गुडविल बेच दी धंधे की, है कि नहीं? नॉट टू कैरी ऑन, अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, एंड प्रॉमिस नॉट टू कैरी ऑन सच बिजनेस फॉर एवर, फॉर एवर एंड एनीवेयर इन इंडिया। कहते हैं जीवन में कभी नहीं करेंगे, तो क्या ये इनवैलिड है? वैलिड है। अगेन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ, एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। समझ रहे हैं क्या सब लोग? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सेल ऑफ गुडविल का टॉपिक निकल जाएगा, आइए कर लेते हैं। द बायर कैन इम्पोज, बायर कर सकता है रिस्ट्रिक्शन इम्पोज इफ द सेलर ऑफ गुडविल इज रेडी टू not to carry on similar business provided to the restrictions are reasonable as regard to the duration and place of such business, an exception to the restraint of trade। आगे बढ़ो। the restraint on carrying on similar trade placed on service is not valid and hence is void। अगर सर्विस ये बोलते नहीं हम तो बिजनेस यही करेंगे, चाचा गुडविल बेच चुके हो, धंधा तुम्हारे बस की ना रही अब, ठीक है? आगे बढ़ जाओ। प्रश्न संख्या 8 आपके सामने है, लाइव चैट भी ऑन है, सवाल पढ़िए जवाब दीजिए। चलो बताओ फटाफट से, क्या लगता है? क्वेश्चन नंबर 8 प्लीज पढ़ें, बताएं। अरे बच्चे फैन की जरूरत नहीं, बस मजे करिए। हाउ टू ज्वाइन सीटीसी क्लास, बस ऐसे ही आइए, लाइव पढ़िए, मजे लीजिए पढ़ाई के, है ना? और बाकी बच्चों की मदद करिए उन्हें बता के कि भाई पढ़ा रहे हैं, पढ़ लो, अभी भी बहुत मौका है। कि अगर आप 150-180 के बीच टहल रहे हैं तो 200 तो मैं खींच के पहुंचा ही ले जाऊंगा आपको। शर्त यह कि आप
पढ़े है ना। हाँ जी बताएं फटाफट से, क्या लगता है क्या है आंसर? हम्म। वो दो चीज ढूंढ लेना बस तुम्हें ना। क्या है? क्या बात है यार, सारे बच्चे बोल रहे हैं वैलिड है, बहुत ही बढ़िया। मैं पढ़ लूं एक बार, फिर मैं भी कंक्लूजन पे आ जाऊं। एन एम्प्लॉयड बी, ए एम्प्लॉयड, ये ए बेसिकली, ए एम्प्लॉयड बी एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट बी केम टू नो ऑफ ऑल द सीक्रेट ऑफ एज बिजनेस। ओहो, बी को पता लग गया। बी एग्री विद ए, लेकिन बी सहमत है नॉट टू डू सिमिलर बिजनेस इन द पर्टिकुलर एरिया फॉर 5 ईयर आफ्टर लिविंग एज एम्प्लॉयमेंट। कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ, सही है भाई, ये तो है ही ना, ये तो टॉपिक अवेलेबल ही है। सही ना, वैलिड है, बहुत ही बढ़िया। सोल्यूशन देख लीजिए जनाब, पढ़े क्या? जनरली एनी रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड बाय सर्विस एग्रीमेंट ऑन द एम्प्लॉयमेंट वैलिड एंड नॉट इन रिस्ट्रेंट सो फार एज रिलेट टू द पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। भाई कोई भी क्यों बोलेगा आपको कि हाँ आप हमारे यहाँ भी कर लो कहीं भी कर लो, नहीं चलेगा ना। एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन द एम्प्लॉय वे बाई आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ हिज सर्विस, अगर वो जॉब छोड़ दे उसके बाद हम नहीं रोक सकते। वो टर्म डिसाइड होगा, वो टाइम लिमिट डिसाइड होगी, वो एरिया डिसाइड होगा, उसके बाद आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सीधे पहुंचते कंक्लूजन पे। ये है एग्रीमेंट बिटवीन ए एंड बी इज वैलिड। बीच में कंक्लूजन का पार्ट है, थोड़ा बहुत इधर उधर है ना। सभी को रेडी है? बहुत ही सही जा रहे हो, बहुत ही सही जा रहे हो। आते हैं यार एक प्रश्न और, ये भी प्रीवियस ईयर पेपर में ऐसा ही सवाल आ चुका है। चलिए जी। मिस्टर सेठ एंड इंडस्ट्रीज हैज बीन फाइटिंग लॉन्ग ड्रॉन लिटिगेशन विद मिस्टर रमन। कंसेप्ट लगा देना, आराम से आंसर तुम्हें पता लग जाएगा। मिस्टर सेठ है, मिस्टर रमन, दो पार्टी हो गई है ना। एक और इंडस्ट्रीज है। टू सपोर्ट हिज लीगल कैंपेन मिस्टर सेठ इनलिस्ट द सर्विस ऑफ मिस्टर एक्स अ लीगल एक्सपर्ट। लीगल एक्सपर्ट है मिस्टर एक्स, एक पार्टी और इन्वॉल्व हो गई, उनकी सर्विस लेते हैं। दैट एन अमाउंट ऑफ 5 लाख वुड बी पेड इफ मिस्टर एक्स डज नॉट टेक, मिस्टर एक्स डज नॉट टेक अप द ब्रीफ ऑफ मिस्टर रमन। खत्म। हाँ जी बताएं क्या है ये, बताओ जरा बताओ क्या है। हम्म। पलक मुबारक हो, बताओ फटाफट से। एग्रीमेंट वैलिड है कि नहीं? कहते हैं जी मिस्टर सेठ रिफ्यूज टू पे, मिस्टर सेठ पैसा नहीं दे रहे। डिसाइड वेदर मिस्टर एक्स कैन रिकवर द अमाउंट प्रॉमिस्ड बाय मिस्टर सेठ। क्या पैसा वापस मिल सकता है क्या? जल्दी बोलो जल्दी बोलो। एग्रीमेंट क्या है? वैलिड है ना, साफ साफ पता चल रहा है, क्योंकि यहां पर हम किसी का काम नहीं, वॉइड कैसे है? अरे कहाँ भावुक हो गए तुम? अरे रे 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 रे, भावुक हो गए क्या? कैसे भावुक हो गए? तुमको लगा कि लीगल प्रोसीडिंग रोक रहे हैं, नहीं? अरे रे रे, ठहर जाओ ठहर जाओ। तुम लीगल प्रोसीडिंग को तुमने बेस बना दिया ना। रुक जाओ, लाइव चैट मुझे ऑफ करने दो। अरे आया ऑफ करना, मैं समझाता हूँ। रुक जाओ, हालांकि मेजोरिटी वैलिड पर है, बट कुछ बच्चे वाइट तरफ निकल गए, उन्हें लगा अरे केस नहीं करने रोक रहा है। भावुक हो गए बच्चे, है ना। ठहर जाओ ठहर जाओ, समझते पहले क्वेश्चन क्या है, ध्यान दो। मिस्टर सेठ एक पर पार्टी है, इंडस्ट्रीज है, वो लिटिगेशन आपस में केस चल रहा है, मिस्टर रमन और मिस्टर सेठ के बीच में केस है, ठीक है। टू सपोर्ट हिज लीगल कैंपेन मिस्टर सेठ अपने कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए, मिस्टर सेठ जो पहली पार्टी थी, इनलिस्ट द सर्विस ऑफ मिस्टर एक्स अ लीगल एक्सपर्ट। लीगल एक्सपर्ट हैं साहब, ये लीगल एक्सपर्ट हैं, ये एडवोकेट नहीं है कि ये केस लड़ने जा रहे हैं। तुम भावुक मत हुआ करो यार, आगे बढ़ो। स्टेटिंग दैट एन अमाउंट ऑफ 5 लाख वुड बी पेड इफ मिस्टर एक्स डज नॉट टेक अप द ब्रीफ ऑफ मिस्टर रमन। कह रहे अगर वो मिस्टर रमन का ब्रीफ नहीं करेंगे तो हम ये मान लेंगे कि आप एक्सपर्ट हो इसके ना, आगे बढ़ जाओ। मिस्टर एक्स एग्री बट एट द एंड ऑफ लिटिगेशन, लेकिन भैया केस खत्म होता है, मिस्टर सेठ रिफ्यूज टू पे, मिस्टर सेठ पैसा देने से मना करते हैं। डिसाइड वेदर मिस्टर एक्स कैन रिकवर द अमाउंट 100%, यस वैलिड केस बनेगा। लाइव चैट ऑन करते हैं जरा पहले। समझिएगा, क्या जो ये यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर एक्स को काम करने से रोक रहे हैं क्या?
आपको समझना है चीजों को। ये क्या कह रहे हैं, अगर एक्स डज नॉट टेक अप द ब्रीफ ऑफ मिस्टर रमन, अगर आप इस लाइन को पकड़ के चलते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। आप लिखेंगे कि भैया वॉइड है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि एक्स को काम नहीं करना चाहिए, एक्स को काम नहीं करना चाहिए। बट ये लीगल प्रोसीडिंग में नहीं है, ये रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है। वैलिड, मैं सोल्यूशन पे बात करता हूँ, सोल्यूशन क्या आएगा फिर देखते हैं ना, टेंशन ना लें। आईसीआई भी कई बार इसके आंसर घुमा फिरा के कर देता है, सजेस्टेड आंसर में भी घुमा देता है। समझते हैं क्या हो रखा है, आओ। रिस्ट्रेंट इम्पोज अंडर सर्विस एग्रीमेंट आर वैलिड। अब मेरा सिर्फ आपसे सवाल है कि जो व्यक्ति, जो लीगल एक्सपर्ट था, वो सर्विस एग्रीमेंट में था क्या? जवाब है हाँ। तो अगर वो सर्विस एग्रीमेंट में था, क्योंकि वो लीगल एक्सपर्ट है, तो जो रिस्ट्रेंट हो रहा है क्या है, वैलिड है। भाई उसका काम यही है ना, सर्विस एग्रीमेंट, उसका सर्विस क्या है कि किसी के खिलाफ बोलना, किसी के खिलाफ ना बोलना, इतनी तो बात है। और ये कोर्ट के बाहर का सेटलमेंट है, कोर्ट में घुस के थोड़ी कह रहे हैं पैसा ले लो, काम मत करना, है ना। और आगे बढ़ो जरा। एंड इन्फोर्सिबल प्रोवाइडेड दे आर रीजनेबल a clause in a service agreement whereby an employee is prohibited from accepting any other engagement during his employment is valid। अरे मेरे भाई मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर मिस्टर सेठ है, समझिएगा, और दूसरा नाम क्या था, मैं नाम भूल गया क्या इनका, दूसरा नाम कहाँ, रमन। समझो, मिस्टर सेठ है, रमन है। अब मिस्टर सेठ और रमन को तुम एक बार को हटा दो, एक भी बच्चा अगर कोई कंफ्यूजन पे है तो मैं उसको पूरा आंसर समझाने वाला हूँ, समझना मेरी बात को। सेठ है, रमन है, दो लोग हो गए। तीसरा व्यक्ति क्या था, मिस्टर एक्स। मिस्टर सेठ मिस्टर एक्स के पास जाते हैं और इनसे क्या बोलेंगे ये, कि तुम मेरा भी केस लड़ लो, इनका भी ब्रीफिंग कर देना, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, ऐसा बोलेंगे क्या? अगर कोई कंपनी मुझे ऑफर कर रही है कि आप मेरे साथ मिलके पढ़ाइए, तो वो ऐसा बोलेगी क्या कि आप मेरा भी पढ़ा दिए अपना भी काम चलाइए, ऐसा बोलेगी क्या? आंसर इज नो। तो सर्विस में तो ये रिस्ट्रेंट होगा ही ना, कि हाँ मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, लेकिन तुम इनकी ब्रीफिंग मत करने लगना, इनके बारे में आप नहीं बोलोगे। ये कहाँ से गलत है भाई? एक व्यक्ति, इन दो के बीच केस है, अब तुम्हें समझ आया कि नहीं बताओ? सेठ और रमन के बीच में केस है, सेठ एक एडवोकेट पकड़ लेते हैं या फिर एक लीगल एक्सपर्ट पकड़ते हैं, उससे क्या बोलेंगे कि मैं तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगा, तुम मेरे बारे में बोलना, ऐसा बोले? या फिर ये बोल दे कि तुम उनकी ब्रीफिंग नहीं करोगे, तुम मेरे बारे में बोलोगे। इसमें गलत कहाँ है भाई? तो भाव क्यों हो गए? समझ गया, हाँ उनके बिहाफ पे बोलना है। समझ गए क्या सब लोग? कोई डाउट तो नहीं बच रहा किसी का? एक बच्चे का भी कोई डाउट तो नहीं है ना? क्लियर सबको? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, आप क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ गया। आपको क्वेश्चन को उसी स्टैंडर्ड पर लेना है जिस स्टैंडर्ड पे क्वेश्चन है। इमोशन नहीं जोड़ने हैं दोस्त, इमोशन को रोक के रखना है, जल्दी नहीं निकालना है, थम के, है ना। जल्दी भाग गए, कहते ना ना ना, अरे इससे कैसे काम करने को रोक दिया, अरे साला काम करने को रोक दिया, भारत में रोक दिया काम करने को। जज साहब नहीं भैया, अगर तुम भी किसी के साथ केस लड़ रहे हो, तुम किसी को पकड़ोगे लीगल एक्सपर्ट को, उसको पैसे दोगे, तो तुम ये बोलोगे कि उनका काम मत करना हमारे लिए। इतनी सी बात है यार, समझे क्या सभी लोग? अच्छा आगे भी पढ़ लें क्या? पैसा सब वापस मिलेगा। कंक्लूजन देखो, दस द एग्रीमेंट इज वैलिड, इनफोर्सिबल सिंस, अब क्योंकि वैलिड है तो पैसा लेना पड़ेगा उनको, सिंस द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन मिस्टर एक्स डज नॉट अमाउंट टू रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। ये काम रोकना नहीं है, हम उनका धंधा थोड़ी रोक रहे हैं, उनका धंधा ही यही है कि वो दो में से एक ही पार्टी से पैसा ले सकते हैं। हे प्रभु। आगे, मिस्टर एक्स कैन रिकवर द अमाउंट फ्रॉम मिस्टर सेठ। खत्म हुआ मेरी तरफ से सवाल, आप सबको आ गया कि नहीं मुझे बता दीजिए। भावनाओं को काबू में रखना है, जल्दबाजी में नहीं कचरा फैलाना है, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो दोस्त। ओके, रिपोर्ट है क्या? एक दो सवाल और कर लेंगे फिर सेशन को समाप्त करेंगे ना, आ जाइए। ये टॉपिक आज बहुत अच्छे से आपने समझा, ये लाइन पढ़ लो फिर आगे चलना पड़ेगा हमको। ओके, ये फ्यूचर स्लॉट, अच्छा ठीक है। मिस्टर एक्स लेंट 10,000 टू मिस्टर वाई इन ऑर्डर टू इनेबल हिम टू बेट विथ मिस्टर सी एज टू रिजल्ट ऑफ अ हॉर्स रेस। कैन मिस्टर एक्स रिकवर द अमाउंट? मिस्टर एक्स 10,000 रुपये देने की बात कर रहे हैं। रुक जाओ, टेंशन क्यों लेते हो, सवाल पूरा दिखाएंगे आपको। चलो आंसर बताओ आप, 10 लिख के आंसर करिएगा। मिस्टर एक्स लेंट 10,000 टू मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स क्या कर रहे हैं, 10,000 की बात कर रहे हैं वाई से कि 10,000 दे दे यार। इन ऑर्डर टू इनेबल हिम टू बेट विथ मिस्टर सी, वो मिस्टर सी के साथ बेटिंग करना चाहते हैं।
एज टू द रिजल्ट ऑफ अ हॉर्स रेस के बारे में, कैन मिस्टर एक्स रिकवर द अमाउंट लेंड बाय हिम? क्या रिकवर होगा बताइए। जल्दी जल्दी बोलिए, जल्दी जल्दी बोलो। कंफ्यूजन जा रहा है ना? वेजिंग एग्रीमेंट है ना, हाँ हाँ हाँ। ये वेजिंग एग्रीमेंट है, ये सच बात है। अब मुझे बताओ, ये वेजरिंग एग्रीमेंट है, ये एकदम कंफर्म है। हॉर्स बेटिंग कर रहे हैं भैया, पैसा वो हैपनिंग नॉन हैपनिंग पे डिपेंड कर रहा है, ये वेजरिंग एग्रीमेंट तो है। अब मुझे बताओ, ये वैलिड होगा या वॉइड होगा? जल्दी जल्दी बोलो, लाइव चैट ऑन, फटाफट से बताओ। वेजरिंग है कंफर्म, अब बताओ वैलिड है वॉइड है? जल्दी जल्दी बोलिए। वॉइड है, वॉइड है, सही जा रहे हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्या बात है। कुछ बच्चे लिखेंगे वॉइड, लेकिन वैलिड, लेकिन मेजॉरिटी लिखते वॉइड। नालायकों। इस पूरे कंटेक्स्ट में दो चीज हुई है, एक लोन दिया है, दूसरा बेट लगाया है। अब समझना, वेजिंग एग्रीमेंट में ये पार्ट आएगा, और जो ये पार्ट है लोन वाला, ये कोलेट्रल होगा। और वेजिंग एग्रीमेंट की एक प्रॉपर्टी है कि जो उसका सेकेंडरी पार्ट कोलेट्रल पार्ट होगा, मैंने आपको बताया था, जितना पार्ट वेजर होगा, वेजरिंग होगा, वो वॉइड हो जाएगा, रिमेनिंग जो पार्ट होगा वो वैलिड रह जाएगा। बहुत ही प्यारा सवाल, समझ आया क्या सबको? मतलब साफ है, जो बेटिंग किए हो वो भाड़ में जाए, उससे हमसे मतलब नहीं। तुमने जो हमसे लोन लिया है ना चाचा, पैसे देने पड़ेंगे तुमको, इतनी सी बात है। और बड़े स्मार्ट वे में क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश करी गई है। अब ये क्वेश्चन जो आपको मैंने इतने शॉर्ट में दिखाया है, क्योंकि मैं आपको ऑर्डर समझाना चाहता था। मैं चाहता इसी क्वेश्चन को ब्रॉडर पिक्चर पे डालता कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ ये हुआ, उसके बाद इस पर्सन ने इसको इतना पैसा दिया, उसने उससे लोन लिया, उसको पैसे को हॉर्स रेस पे लगाया। अब जरा बताओ कि ये पैसा रिकवरेबल है कि नहीं? आंसर इज यस। जो लोन दिया है वो रिकवरेबल है। बेटिंग पे जो लगा उससे हमसे मतलब ही नहीं, वो तो तुम देख लो, तुम हारे हो ना, हमसे क्या। ए ने बी को लोन दिया, बी कह रहा है कि मैं सी के साथ इसको बेटिंग पे यूज करूंगा। तो ए ने बी को जो लोन दिया, ये कोलेट्रल एग्रीमेंट है, ये वेजरिंग नहीं है, ये कोलेट्रल है वेजरिंग एग्रीमेंट का। और वेजरिंग एग्रीमेंट का जो पार्ट वैलिड होता है वो वैलिड ही रहता है दोस्त। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, थैंक यू सर। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। कहते जी वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, लाइक ओहो, अच्छा लगा देख के। हाँ जी, आप पूरा कंटेक्स्ट पढ़ लीजिए, मैं समझाता हूँ। वेजिंग एग्रीमेंट आर जनरली वॉइड होता है, एंड देयर कोलेट्रल एग्रीमेंट आर ट्रीटेड एज वैलिड। जो उसके साथ का है ना वो वैलिड है और इनफोर्सिबल है। लोन का कैसे पता चला सर? अरे लिखा तो था, है ना, कि इसने इसको पैसा दिया। अंग्रेजी में हाथ तंग है दोस्त। लिखा तो है भैया, एक्स लेंड 10,000 टू मिस्टर वाई, उधार। ओहो हो, अच्छा आगे बढ़ो। हाउ इन द केस वेयर द वेजिंग एग्रीमेंट इज रिगार्डेड इलीगल? अगर वेजिंग एग्रीमेंट इलीगल हो गया, शब्दों को ध्यान से सुन लो दोस्त। अगर वेजिंग एग्रीमेंट नॉर्मल है, कॉपी में लिख लो, तो जो इसका कोलेट्रल है, अगर वो वैलिड है तो वो वैलिड रहेगा और वेजिंग वाला वॉइड हो जाएगा। लेकिन अगर वेजिंग एग्रीमेंट इलीगल है, तो उसके साथ जो कोलेट्रल है ना वो भी इलीगल है। भाई क्वेश्चन मान लो इंस्टीट्यूट थोड़ा सा घुमाने की कोशिश करता है, कहता है सीटीसी वाले सर ने ये बताया, ठहर जाओ हम थोड़ा घुमा देते हैं कि वो चाकू मारने का एग्रीमेंट हुआ था, अगर तुम उसको मार दोगे तो हम इतने पैसे देंगे। वेजिंग एग्रीमेंट हुआ है ना, अनसर्टेनिटी भी थी, पता नहीं मरेगा नहीं मरेगा। तो ये जो है ये इलीगल वेजिंग एग्रीमेंट, अगर इलीगल वेजिंग एग्रीमेंट है इस केस में, अब उसके साथ तुमने कहीं से पैसे ले रखे थे लोन पे, तो वो जो इलीगल है वो उसके साथ वाला कोलेट्रल वाला भी इलीगल हो जाएगा। मतलब नॉर्मल वेजिंग एग्रीमेंट में वो वॉइड होता है, कोलेट्रल वैलिड होता है, इलीगल वाले में दोनों इलीगल होता है। ओके रिपोर्ट है क्या? नहीं, स्पेकुलेशन कहाँ है बच्चे, है ना? ये समझ नहीं है तुम क्या लिख रहे थे, मैं तुमको अलविदा कर दूं यहाँ पे। किस बेस पे डिसाइड कर लिया बच्चे? नहीं बच्चे तो है नहीं तुम, खैर। सुनो मेरी बात मेरे दोस्त, अगर तुम वो हो जिनको मैं समझ रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है ना,
ठहरेगा नहीं मामला, बहुत तगड़ा जाएगा, दर्द बहुत देगा। हम्म। ओके रिपोर्ट नहीं, लोन किस पर्पज से दिया वो मुद्दा ही नहीं है, क्योंकि वो मुद्दा इलीगल थोड़ी, वो मुद्दा तो वेजरिंग का पार्ट है ना, इसलिए वॉइड है। ओके रिपोर्ट है क्या? दिसंबर में क्वेश्चन आया था। तो नाउ कम टू द लास्ट वन। अच्छा ये वैलिड है, देखिए ना, मिस्टर एक्स कैन रिकवर हिज लोन फ्रॉम मिस्टर वाई सिंस द लोन गिवन बाय हिम इज इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट कोलेटरल टू द वेजरिंग। हाँ, बेटिंग ऑन हॉर्स वो वॉइड है। आखिरी प्रश्न आज का, चलिए जी आंसर करिए। ए एंड बी एग्री टू शेयर द प्रोसीड ऑफ अ रॉबरी, कहते हैं चल लूट लेते हैं, है ना, कमिटेड बाय देम। ए लेंड ₹500 टू बी टू बाय इम्प्लीमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द रॉबरी, कहते हैं भाई साहब ले 500 रुपए ढूंढ के ला कट्टा, है ना, समझ रहे हो क्या? तो ये कह रहे हैं कि वो पैसे वैसे वापस ले लेंगे कि नहीं ले लेंगे, बताओ जरा, कुछ समझे तुम? कह रहे हैं चल दोनों मिलके रॉबरी करते हैं, फिर ए ने बी को 500 रुपए उधार के तौर पे दिए, ले 500 रुपए, और वो टूल्स ढूंढ के ला, वो देसी कट्टा ला, वो देसी बम ला कि मार के बैंक लूट लेंगे, रॉबरी करेंगे, चौड़ में रहेंगे, ये इनका कहना है। तो सवाल ये आ रहा है निकल के कि ये कैन ए रिकवर फ्रॉम बी द मनी लेंड बाय हिम, जो ए ने पैसा दिया था 500 रुपए, वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये पूछ रहे हैं ये, समझ रहे हो क्या? बच्चे कहते जी ये तो साला इलीगल दिख रहा है, अरे रॉबरी वॉबरी की बात कर रहे हैं, तुम्हें कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है ना? अब ये इलीगल है तो जो पैसा दिए वो वॉइड हो जाएगा, मिलेगा ही नहीं। हाँ जी, सोल्यूशन आपके सामने है, बस अब लाइव चैट में जॉब करनी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग दिस लाइव सेशन एंड वॉच क्लास टिल द एंड। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई बिलीव कि आज का सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, वैल्यू एडिशन रही हुई होगी, आपको ये समझ आया होगा कि इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो डायरेक्ट चाहे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अगर डायरेक्ट है तो सीधी अप्रोच क्या क्या है तो आपको समझा दिया, अगर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम तो पूरे क्वेश्चन में, क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो मुद्दा ही नहीं, हमें वो ढूंढना है जो हमारे आंसर का हिडन ड्रिवन फोर्स होगा। और मैं मानता हूं कि मेरा स्टूडेंट जो है सीटीसी क्लास का एक एक बच्चा इजीली ढूंढ लेगा कि वो स्पेसिफिक टाइम क्या है, वो स्पेसिफाइड एरिया लिमिट क्या है, ये सब आसानी से तुम ढूंढ सकते हो, है ना? तो मिलूंगा शाम 7 बजे।